नमस्कार अगेन। तो हम लोग चलते हैं आज दूसरे वीडियो में। और हम लोग सिलेबस जो कवर करेंगे वो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स था उसको हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग सीधे जो है बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लाइब्रेरी कॉपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। These laws were formulated by डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसको फॉर्मुलेट किया था एंड उनको जो है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले इसको उन्होंने 1928 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था और 1931 में जो है ये पहली बार पब्लिश हुआ था। तो इसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। तो अपने पढ़ाई के दौरान लंदन में क्या हुआ कि रंगनाथन जी ने ये ऑब्जर्व किया, लाइब्रेरीज ऑपरेटेड ऑन रूल्स ऑफ थम्स। रूल्स ऑफ थम्स मींस क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी जो है वो अलग अलग लाइब्रेरी जो है वो अलग अलग रूल्स को फॉलो कर रहे थे, या फिर उनके अपने सेट ऑफ रूल्स थे। उनके सेट ऑफ रूल्स थे। ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई रूल नहीं था कि जिससे जो है कि इस लाइब्रेरी में ये रूल है तो दूसरे लाइब्रेरी में भी सेम रूल होगा। ऐसा नहीं था, सेम रूल को वो सभी फॉलो कर रहे थे। तो उनके मन में आया कि क्यों ना ऐसा कोई रूल जो है बनाया जाए जिससे जो है सभी लाइब्रेरीज में एक रूपता होनी चाहिए, जिससे सभी लाइब्रेरीज में एक रूपता हो और बार बार जो काम का दोहराव है वो ना हो। So he sought to reduce all library practices to a few cardinal principles और normative principles। normative principles जनरली काइंड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो एक तरीके से लाइब्रेरी के कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम करे। तो अब ये लॉज जो है वो हमें प्रदान करते हैं एक फ्रेमवर्क टू एग्जामिन प्रोफेशनल लाइफ्स, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड फ्यूचर ग्रोथ। तो ये जो फ्रेमवर्क हैं, लॉज ऑफ फ्रेमवर्क, वो हमें जो है एक प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल लाइफ्स, लाइब्रेरी फंक्शंस और फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक रोड मैप देते हैं। तो चलिए पांचों लॉ के बारे में, तो फिर उन्होंने जो है 5 लॉ बनाए, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 जो है नियम बनाए, 5 लॉज। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लॉ उन्होंने ये बनाया, बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज। अब ये आज के कॉन्सेप्ट में आपको बड़ा ही आसान सा लग रहा होगा कि भैया किताब तो पढ़ने के लिए ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 100 साल पहले 1924 की बात अगर की जाए तो लाइब्रेरी जिस तरीके से काम नहीं करती थी। पहले क्या होता था कि लाइब्रेरीज में किताबों को एक तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता था। प्रिजर्व करके रखा जाता था, चेन्ड लाइब्रेरीज हुआ करती थी। अब ये चीज उनको बड़ी बुरी लगी, तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, किताबें जो है यूज करने के लिए हैं। बुक्स आर फॉर यूटिलिटी। ठीक है, बुक्स की कोई ना कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये किताबें जो है पढ़ने के लिए हैं। बुक्स आर मेंट टू बी रेड, नॉट जस्ट स्टोर्ड। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? पीछे का ऑब्जेक्टिव था कि सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन हो सके लाइब्रेरी का या लाइब्रेरी रिसोर्सेस का। अब इसका इम्प्लीकेशन कहाँ है? इम्प्लीकेशन का मतलब यह है कि बुक्स फॉर ऑल जो है, बुक्स फॉर यूज, बुक्स और फॉर यूज, तो ये जो है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन होता है लाइब्रेरी के लोकेशन पे, कि लाइब्रेरी की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को आसानी से लाइब्रेरी लोकेट कर मिल जाए और वहां पर जाके पढ़ाई कर लें, और ज़्यादा दूरी ना तय करनी पड़े। उसके बाद ज़्यादा डिस्टरबेंस भी ना हो वहाँ पर, मेन क्वाइट होना चाहिए। ठीक है। और वहाँ पर जाने में आसानी हो, क्योंकि लाइब्रेरी जो होती हैं क्या होती हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए वहाँ पर बूढ़े जवान सभी लोग आराम से जो है लाइब्रेरी में जा सकें। अब उसका ओपनिंग आवर क्या होना चाहिए? इसका ओपनिंग आवर क्या होना चाहिए? सो ओपनिंग आवर्स मस्ट बी कन्वीनियंट। अब ओपनिंग आवर ऐसा होना चाहिए कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको जब टाइम मिले तो उस टाइम पे लाइब्रेरी खुली ना हो। बूढ़े लोग हैं या फिर ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, अपने ऑफिस से आए और उनको लाइब्रेरी खुली ना मिले तो लाइब्रेरी में जो रिसोर्सेस हैं उसका यूज होगा नहीं। ठीक है। तो इस इंश्योर करना है कि जो है जब भी वो यूजर्स फ्री हों तब लाइब्रेरी में विजिट कर सकें। और फर्नीचर और बिल्डिंग, तो कहने का मतलब ये है कि आपने किताबें तो खरीद ली लाइब्रेरी में, लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं यूज हो पा रहा है क्योंकि आपकी लाइब्रेरी की लोकेशन ठीक नहीं है, आपका ओपनिंग आवर सही नहीं है, आपके फर्नीचर बिल्डिंग सही नहीं है।
तो ये सारी चीजें जो है एज पर जो है कन्वीनियंस होना चाहिए, बिल्डिंग जो है एस्थेटिक होना चाहिए, बदबूदार ना हो, बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग हो, उसमें गर्मी के दिन में एसी होना चाहिए या कूलर होना चाहिए, कूलर रखने से किताबें खराब होती, इसलिए ज्यादातर एसी का यूज किया जाता है लाइब्रेरीज में। तो और फर्नीचर्स ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हो, और उसके बाद फिर जो है सेफ होने चाहिए, रैक वगैरह की हाइट इतनी ना हो ताकि जो है ज़्यादा कम हाइट वाले लोग भी, बच्चे भी अगर जाएं तो वहाँ पर उसको यूज़ कर सकें। स्टाफ कैसा होना चाहिए? स्टाफ तो हाईली क्वालिफाइड होना ही चाहिए, प्रोफेशनल भी होना चाहिए, और उसका एटीट्यूड भी जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए, लाइब्रेरियनशिप उसके अंदर होनी चाहिए, झलकनी चाहिए। सर्विस विद ए स्माइल, तो सर्विस जो है एकदम बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, बढ़िया सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। तो दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ क्या है? कहता है कि एवरी एवरी रीडर हिज हर बुक। अब इसका कहने का मतलब क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक कहने का मतलब है कि जो भी किताब को या जो भी पढ़ना चाहता है उसको उसकी किताब मिलनी चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटाइजेशन। सो दिस लॉ डेमोक्रेटाइज द यूज ऑफ बुक्स, इट एडवोकेट्स बुक्स फॉर ऑल। कहने का मतलब क्या है कि एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ क्लास और स्टेटस हैज ए राइट टू इंफॉर्मेशन, कि उसको किताब मिलनी चाहिए, एवरी रीडर हिज हर बुक। सो ऑब्जेक्टिव इसके पीछे का यही है, टू प्रोवाइड मैंडेटरी लाइब्रेरी सर्विस टू एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड। अब कोई पाठक पढ़ना चाहता है लेकिन उसके एरिया में लाइब्रेरी ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा? या कोई पाठक पढ़ना चाहता है और वो पर्टिकुलर कोई किताब पढ़ना चाहता है और वो किताब लाइब्रेरी में है ही नहीं, तो कैसे पढ़ेगा? तो ये जो है, तो क्या क्या इम्प्लीकेशन है इसके? सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है स्टेट का, कि आप ऐसा लेजिस्लेशन बनाओ जिससे गांव में, नगर में, हर जगह जो है लाइब्रेरी स्टेब्लिश हो, और जिससे जो है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बढ़ाया जा सके और लोगों को किताबें आसानी से मिल सके। एक जो है अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, क्या अथॉरिटी? कि जो किताबें चूज की जा रही हैं, बुक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप कोई भी किताब मंगाने के लिए लाइब्रेरी में, क्या हमने किताबें मंगा ली हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी में ऐसी ही किताबों का सिलेक्शन होना चाहिए जो पाठकों के लिए उपयोगी हो। अगर आपके जो पाठक हैं वो बूढ़े हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अब उनको ध्यान में ना रख के आपने जो है मंगा ली कानून की किताबें और ढेर सारी पता नहीं कौन कौन सी किताबें, तो वो रीडर्स को यूजफुल नहीं होगी। और तो इसीलिए जो है अनवांटेड जो बुक्स होती हैं उस लॉ को वायलेट करती हैं, तो ऐसी किताबें हमें लाइब्रेरी में नहीं मंगानी हैं। ये रूल जो है रिसोर्स शेयरिंग पे जोर देता है। मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी के पास जो है रिसोर्सेस नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आपने दूसरे लाइब्रेरी में रेफर कर दिया कि भैया चले जाओ, ये लाइब्रेरी हमारे जो है हमारा नेटवर्क लाइब्रेरी है और यहाँ पर आपको आपकी आपका रिसोर्स मिल जाएगा। तो इससे जो है जो पाठक पढ़ना चाहता है उसको उसकी किताबें मिल जाएंगी। अब इसमें जो है यूजर की ड्यूटी भी आती है। यूजर की ड्यूटी क्या है? कि जो रिसोर्स वो लेकर गया है ना उसको टाइम पे वापस कर दे ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़ सकें। सो रीडर्स मस्ट फॉलो रूल्स, रीडर्स मस्ट फॉलो रूल्स, सो अदर्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बुक। चलिए देखते हैं कि थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ कहता है एवरी बुक इट्स रीडर। अब यहाँ पर बुक का भी अधिकार है। बुक का अधिकार क्या है? कि प्रत्येक बुक जो लाइब्रेरी में है ना उसको उसका पाठक मिलना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा नियम है? बिल्कुल सही नियम है। बिल्कुल सही नियम है। बिल्कुल सही नियम इसलिए है क्योंकि अगर लाइब्रेरी में किताबें आ गई और वैसे ही रखी हुई हैं, वो यूजर्स तक पहुंच नहीं रही हैं, तो लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा और सारे रूल्स वायलेट होंगे। सो ये रूल जो है फोकस करता है रिसोर्सेज पे। इट आर्ग्यूज दैट एवरी आइटम इन द कलेक्शन एज अ पोटेंशियल यूजर एंड इट इज द लाइब्रेरीज ड्यूटी टू फाइंड दैट यूजर। कि मतलब लाइब्रेरी में जो भी बुक्स हैं उसका कोई ना कोई पोटेंशियल यूजर होता है। अब आपका काम क्या होता है? उसको यूजर से मिलवाना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बुक सिलेक्शन है, इसमें भी बुक सिलेक्शन बड़ी जरूरी है। बुक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट to prevent wastage of funds on unused materials and ensure resources find their users। इसका इम्प्लीकेशन लाइब्रेरी में क्या है? ओपन एक्सेस के लिए ये जो है क्या करता है? फोकस करता है कि लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं,
रिसोर्सेस जो भी अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में वो क्या होने चाहिए, लॉक्ड नहीं होना चाहिए, लॉक्ड नहीं होना चाहिए, वो एक्सेसिबल होना चाहिए सभी यूजर्स के लिए। कोई भी यूजर्स लाइब्रेरी में जाए तो वो खुद से ही अपने रिसोर्स को उठा के पढ़ सके, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक जो है बोला कि भैया हमें हिस्ट्री की किताब चाहिए, तो उन्होंने हिस्ट्री की किताब ला के दे दी और हम बार बार हिट एंड ट्राई करते रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ अरेंजमेंट, अब चलिए मान लीजिए कि आपने ओपन एक्सेस दे दिया, लेकिन जो बुक्स हैं वो सेल्फ में अरेंज ही नहीं है अच्छे से, सब्जेक्ट वाइज अरेंज नहीं है, उनका क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है, और यूजर को बुक मिल ही नहीं रही है, क्लासिफाइड ऑर्डर में बुक्स है ही नहीं, तो वो किताब मिलेगी नहीं और उस किताब को उसका पाठक मिलेगा नहीं, भले वो किताब अवेलेबल हो लाइब्रेरी में और रीडर को भी वही किताब चाहिए हो, लेकिन जब उसका अरेंजमेंट सही से नहीं होगा ढंग से, तो वहां पर वो किताब नहीं मिल पाएगी और इस लॉ का वायलेशन हो जाएगा। अब आपने लाइब्रेरी बना ली, चलिए ठीक है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी तो हमने बना ली भैया, तो अब जिसको पढ़ना होगा वो आएगा ही, या फिर लाइब्रेरी में किताबें मंगवा ली तो आप सोच रहे होंगे कि अब जो आएगा वो पढ़ेगा अपना, जिसकी मर्जी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोशन है पब्लिसिटी भी इसके अंतर्गत आता है कि लाइब्रेरी को क्या करना है, एक्टिवली जो है उसकी मार्केटिंग करनी है, कलेक्शन का, थ्रो न्यू अराइवल लिस्ट, बुक डिस्प्ले, एग्जीबिशन, कैच द रीडर्स आई। तो ढेर सारे प्रोग्राम चलाते हैं लाइब्रेरी वाले, किताबों को, रिसोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, अपनी लाइब्रेरी को प्रमोट करने के लिए। तो ये लाइब्रेरीज में होना चाहिए, अदरवाइज बुक्स जो हैं क्या होंगी, बुक्स का रीडर उसका नहीं मिल पाएगा, एवरी बुक इट्स रीडर। कैटलॉगिंग पे आते हैं, और अगर किसी बुक की जो है कैटलॉगिंग ढंग से नहीं हुई, किसी लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग ढंग से नहीं हो रही है, तो वो किताब जो है ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में 1 से 1.5 लाख किताबें हों, 1 से 1.5 लाख किताबें होंगी, तो वो किताब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कैटलॉग नहीं होगा। अदरवाइज कैटलॉग होने से वो सब्जेक्ट वाइज या फिर टाइटल वाइज या फिर ऑथर वाइज बुक्स अपनी ढूंढ पाएगा और आसानी से उसको किताब मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये जो मैंने बताए इम्प्लीकेशंस, ये सारे जो है आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको मान लीजिए लिखना हो तो लिख भी पाएंगे, और अगर नहीं लिखना हो, ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, तो आप उसको भी कर पाएंगे। तो चौथा हमारा नियम कहता है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के ज़माने में, खासकर जब हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, आईसीटी का यूज़ हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है नियम, इफिशियंसी पे काम करना है हमें, हमें जो है नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जिससे जो है रीडर का टाइम सबसे कम जो है वो ट्रांजैक्शन में रीडर का टाइम कम से कम लगे। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, स्टैक रूम, सबसे पहले स्टैक रूम, स्टैक रूम का क्या है कि ओपन एक्सेस होना चाहिए, अवॉइड द टाइम कंज्यूमिंग ट्रायल एंड एरर ऑफ रिक्वेस्टिंग बुक्स फ्रॉम क्लोज्ड स्टैक्स। तो बंद पड़ी अलमारियां होती हैं, अगर लॉक्ड अलमारियां होंगी और यहाँ से आपको बार बार किताब के लिए रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, तो राइटर का टाइम जो है लगेगा, और ये ऐसी लाइब्रेरीज को कोई यूज भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि वो किताब देखें और उसके बाद फिर उसको यूज करें। तो इसलिए सबसे पहली बात तो रीडर का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और दूसरा कि ये लाइब्रेरी जो है धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएंगी। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसे, तो क्लासिफिकेशन होने से क्या होगा कि सब्जेक्ट वाइज जब क्लासिफिकेशन हुआ रहेगा तो जल्दी से रीडर जो है अपनी इंटेंडेड बुक के पास पहुंच जाएगा, और हमें आपको जल्दी से जल्दी जो है बुक मिल जाएगी यूजर को, और उसका टाइम बच जाएगा। कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग भी ऐसे ही इसी तरीके से हेल्प करता है, कैटलॉगिंग जो है इसी तरीके से हेल्प करता है, अगर कैटलॉगिंग हुई रहेगी तो जल्दी से जल्दी इंटेंडेड जो है यूजर के पास, यूजर अपनी बुक के पास पहुंच जाएगा और उसका टाइम बच जाएगा। चार्जिंग सिस्टम का मतलब होता है इशू रिटर्न बारविंग सिस्टम जो होता है, उसमें हमें जो है न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, जैसे RFID हो गई, या फिर पहले बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी आती थी जिसमें बड़ा टाइम लगता था, तो अभी RFID वगैरह आ गया है। RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये लाइब्रेरी में यूज़ करने से बहुत ही आसानी से यूजर रिटर्न हो जाता है, और यूज़र का जो टाइम है बहुत ज़्यादा बचता है। तो ऐसे ही जो चीज़ें ऐसी हैं जो लाइब्रेरी में आने से, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर हो गया, स्किल्ड स्टाफ हो गए, ये सारे जो है यूज़र का टाइम बचाते हैं, इसलिए ये इसका इम्प्लीकेशन इन्हीं सब में होता है। जैसे ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हो गया, अगर पूछेगा किसमें आता है, इसी में आता है। तो चलिए पांचवें नियम पे चलते हैं, और पांचवा नियम में कहता है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है, और पर्पसफुली लिखा हुआ है
ऐसा नहीं है कि ये गलत जो है उन्होंने लिख दिया है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग, लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग हो गया ये, एक प्राणी के रूप में बोल दिया है। सो लाइब्रेरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? लाइब्रेरी इज ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी। कहने का मतलब लाइब्रेरी ऐसी चीज है कि वो डायनेमिक है और लिविंग है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है और लिविंग है, जीता जागता है। और स्टैटिक अगर हो जाएगा तो एक स्टोर हाउस हो जाएगा। सो इट ग्रोज लाइक ए चाइल्ड। जैसे रंगनाथन जी ने बोला था कि इसका 3 फेज होता है, विजुअल फिजिकल ग्रोथ एंड एन एडल्ट इंटरनल क्वालिटेटिव चेंज, सेल्फ रिप्लेसमेंट। जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, बच्चे का ग्रोथ आपको दिखाई पड़ता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, उसी तरीके से जब लाइब्रेरी इनिशियल रूप में होती है तो उसके जो कलेक्शन बिल्ड होते हैं, फर्नीचर बिल्डिंग सब कुछ बिल्ड होता है। उसके बाद जो है जब लाइब्रेरी ग्रो होती है तो पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें नए तरीके के जो है टेक्नोलॉजी आती हैं, नई बुक्स आते हैं, नए जो है फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में चेंज होता रहता है। लेकिन बाहर से वो दिखाई नहीं पड़ता है, अंदर से वो पता चलता है कि एक्चुअली में लाइब्रेरी में परिवर्तन हो रहा है। और होना भी चाहिए। लाइब्रेरी अगर परिवर्तन नहीं हुआ, आज 2000, सन 2000 में कोई लाइब्रेरी स्टेब्लिश हुई, उसमें 20,000 किताबें थी। अब 20,000 किताबें और 2025 तक 20,000 किताबें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। नई किताबें 10,000 और खरीद ली गई, लेकिन इसमें से कोई वीडिंग आउट नहीं हुई, कोई कंप्यूटर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई, नए प्रोफेशनल स्टाफ नहीं भर्ती हुए। इसका मतलब वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी नहीं है, 5वें रूल के अंतर्गत बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकती। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स। सो बिल्डिंग मस्ट बी डिजाइंड विद मॉड्यूलर प्रिंसिपल। मॉड्यूलर का मतलब होता है कि नीड के हिसाब से जिसको हम चेंज कर सकें, टू अलाउ फॉर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपेंशन। क्लासिफिकेशन स्कीम क्या होनी चाहिए? क्लासिफिकेशन स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि जो आगे आने वाले समय में भी रिसोर्सेज को एकोमोडेट कर सके। स्टाफ का डेवलपमेंट होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होनी चाहिए, वीडिंग आउट का प्रोसेस होते रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। डेफिनेटली ये जो है लाइब्रेरी 5वें नियम के अंतर्गत आता है। तो बीडिंग आउट बुक्स या ऑब्सोल्यूट आइटम्स जो भी हैं उनको हमें बाहर निकाल देना भी ये जो है एक तरीके से लाइब्रेरी का होता है। उसके बाद अभी हम चलेंगे लाइब्रेरी, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम पे, और उसके बाद फिर हम लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो वो अभी दूसरे वीडियो में मैं लेके आऊँगा। अभी ये पार्ट 2 रहेगा, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो इतना आज के लिए, इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।